हेलो बच्चों, नमस्कार। और आज हम 6 क्लास के चैप्टर 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक के बारे में आज पढ़ेंगे। क्या है? आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्लास 6 अध्याय 2 चैप्टर 2 और ये सामाजिक विज्ञान है। चलो, और ये तुषार की जो रेल यात्रा ये नहीं पढ़ना है, हमें ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये हमें पढ़ना नहीं है, बस ये पढ़ना है हमें। जैसे हेडिंग दिया गया है आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते हैं। जो हमारे पहले मानव आदि मानव के रूप में थे तो इधर उधर भोजन की तलाश में घूमते थे। यही बारे में जानना है, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते हैं, है ना। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम इन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवर का शिकार करते थे, मछली और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दोनों पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखिर खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरी कारण यह है कि जानवरों अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोगों को भी इसके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरे कारण यह है कि पेड़ और पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। इसी लोगों उनकी तलाश में उपयोगित मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे के जीवित रहना संभव नहीं होता है और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यह भी कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसमों को पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। राइट, सही बात है, जैसी कारण है। अब देखिए आरंभिक मानव में जानकारी कैसे मिलती है ना, ये पढ़ना है। आरंभिक मानव में जानकारी कैसे मिल रही है, देखो पुरातत्वविदों में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण मिली है जिसका निर्माण और उपयोगी आखेट और खाद्य संग्रह किया करते थे। ये संभवतः उन लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, मतलब आज भी बचे हैं जो उपयोग किए थे उस समय। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डी और मांस काटने तथा पेड़ों के छाल और जानवरों के खाल उतारने के लिए किया जाता था। और कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुठे लगा कर भाले और वाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब देखिए जो पहले के जो मानव थे, रहने की जगह निर्धारित करना। उस समय कहाँ रहते थे, तो जाहिर सी बात है उस समय घर नहीं था, गुफाओं में रहते थे। देखिए पढ़ते हैं मानचित्र 2 को देखो लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरातन स्थल है जहाँ पर आखेट खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिलते हैं। इनके अलावा भी और कोई स्थान पे आखेट खाद्य संग्रह रहते हैं तो मानचित्र के सिर्फ 2 कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कुछ पुरातन स्थल पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकते हैं। देखिए ये इस चित्र के बारे में आप बताइए, चित्र क्या है? एक सेल चित्र है। देखिए सेल चित्र है, किस तरह सेल चित्र है हमारा। ये सेल चित्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद आते हैं VVI क्वेश्चन। ये VVI है सब्जेक्टिव, ठीक है, UPSC के दृष्टि से। पुरातन स्थल क्या है? देखो पूरा स्थल क्या है, तो देखो पूरा स्थल उस
स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं को निर्माण लोगों ने अपने अपने कार्य के लिए किया था और बाद में भी उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अलग अध्याय में बताया जाएगा, यानी अलग अध्याय में आप इसके बारे में विस्तार पूर्वक से जानेंगे। आइए आगे खोज, मानो आग की खोज किए हैं तो किस प्रकार किए हैं आग की खोज, इसके बारे में जानेंगे। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा, कौन गुफा? कुरनूल गुफा ढूंढो। पृष्ठ 13, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, ठीक है। जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। जैसे कि शेर है, बाघ है, उनको आग दिखाइएगा तो दूर भाग जाता है लोग, ठीक है। तो इसके निर्माण में ये किया गया है। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो आप जानते हैं आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। आज हम आग के उपयोग खाना बनाने के लिए करते हैं। बहुत चीज़ें की तो मशीन का उपयोग आगे से किया जाता है, ठीक है। लाश को जलाने के लिए आग का उपयोग, बहुत चीज़ है, एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हैं। नाम और तिथियाँ, ठीक है। नाम और तिथियाँ ये भी अच्छे दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है। ये भी VVI है, जो कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल के वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल, यानी पुरान जो वस्तु को मिलती है उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। दो शब्दों में, यानी पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताया। पूरा पाषाण काल 20 लाख पहले से, यानी 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्रारंभिक, मध्यम एवं उत्तर। पूरा पाषाण युग मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है, जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका लगभग समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और इन्हें माइक्रोलिथी यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ और आरी जैसी औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण का क्या मतलब होगा, क्या आपने जाना होगा? चलिए, हम अपने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुरास्थलों अपने के लिए उन नामों का उपयोग करते हैं जो आज क्या है, प्रचलित है, क्योंकि हम ज्ञात नहीं है कि उस काल के इनके क्या नाम रहे होंगे। अब आप देखिए, बदलती जलवायु, ठीक है। बदलती जलवायु किस तरह उस समय बदलती जलवायु पे अगर हम किसी चीज़ को नुकसान करेंगे तो बदल भी करेगा, है ना। तो इसका मतलब बदलती जलवायु किस तरह बदलती है, ये पढ़ना है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया में जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बढ़ने लगे। इसके हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग जानवरों को शिकार करते हैं या जो लोग जानवर का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने का आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि जब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो, साथ ही इस काल में मछली भी भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। महत्वपूर्ण खेती और पशुपालन की शुरुआत, ठीक है। क्या बता रहे हैं? खेती और पशुपालन की शुरुआत।
इसी दौरान महाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं और पुरुष बच्चों ने इन अनाजों का भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब 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 पककर तैयार होते थे। ऐसे करते करते लोगों ने इन औजारों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इसी प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे, यानी कृषक मतलब जो कृषि करते हैं। इस तरह के लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। पूछा जाएगा क्वेश्चन में, सब मनुष्य सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो कुत्ता को पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ता जंगली पूर्वज था। कौन था? याद रखिए, यहाँ पर दिया, देखिए किताब में भी दिया है एनसीईआरटी में, कुत्ता। ठीक है। धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने के उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। जैसे कि बकरी है, अगर जंगल में छोड़ दिया तो शेर आके उसको पकड़ के खा जाएगा, इसीलिए उनको भी रक्षा भी करना जरूरी है। ठीक है। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? आप जानते हैं कुत्ता को क्यों पालतू जानवर बनाया गया है? कुत्ता को पालतू जानवर इसलिए बनाया गया है क्योंकि घर सबसे पहले कोनो आदमी को आता है, देखते हैं घर के बगल में अनजान आदमी को तो भौंकता है। ठीक है, भौंकता है। और वो एक बुद्धिमानी भी जीव है। देखते हैं ना, फौज मौज में कुत्ता के डॉग को रखा जाता है बढ़िया। ठीक है, वो खोज तलाशबीन करने में भी आगे होता है कुत्ता, डॉग। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बसने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, बसने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? ठीक है, आते हैं बसने की प्रक्रिया को। ठीक है, तो देखिए लोगों द्वारा पौधे उगाने या जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया को नाम दिया गया। यानी हम, जाहिर सी बात है, जहाँ लोग बसेगा वही ना बसने की जगह का कह सकते हैं उसी को। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसी वजह से यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों के लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे तथा जानवरों को चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, या यही नहीं, लोग इन्हीं पौधे को चुनते हैं जिसमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठले अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आग प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है। एक बात है कि जो आपके घर में जो सुअर पालते हैं वो पालतू सुअर हो गया, और जो जंगल में मिलता है वो जंगली सुअर है ना। तो बसने की जो प्रक्रिया को पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से गेहूं तथा जौ आते हैं। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। क्या आते हैं? भेड़ बकरी आते हैं। अब देखिए एक नवीन जीवन शैली, ठीक है, एक नवीन जीवन शैली के बारे में हम पढ़ेंगे। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगी कि उसमें विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें से कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने के
खरपतवार हटाने और जानवर रसी चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसीलिए लोगों को इनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोग ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन या जो पात्र बनाए, टोकरियों बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और इनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। अपने जवाब को जो भी पढ़ रहा है वो अपने कारण बताना पड़ेगा, बता दीजिएगा कारण। बहुत अच्छा, बहुत आसान होगा। अब आए जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। ठीक है, जानवर चलते फिरते खाद्य। कोई जानवर है, कोई मानव चलते हैं। अगर मान लीजिए पहले के समय में कोई जानवर जंगल में था तो इसको शिकार कर लेते थे, मानो मार कर खा जाते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए पढ़ते हैं कि जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है और साथ ही उसमें दूध भी प्राप्त हो सकती है, जो भोजन के एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। एक बात बताते हैं कि 5 ऐसे जानवर के नाम बताइए। आप कमेंट में लिख दीजिए 5 ऐसे जानवर के, कितना नाम? 5 ऐसे जानवर के नाम जो दूध देता है। ठीक है, आप बता दीजिए कमेंट करके, हम देखते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। जो आरंभिक मतलब पूरा पाषाण युग के जो कृषक हैं उनके बारे में मानचित्र पृष्ठ संख्या 13 देखो। 13 देखने को कह रहा है, आप चित्र देख लीजिए। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहे हैं। पता है इसमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालक होने के साक्ष्य मिलते हैं। यह पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी उत्तर दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में यह निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक ने खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। अनाज मिले हैं, वहीं पर खोदा गया है ना, तो अनाज मिला है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दोनों की पहचान कर, यानी दानों की पहचान कर सकते हैं। इसी तरह हम पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। अब आते हैं स्थायी जीवन की ओर। स्थायी जीवन उसे कहते हैं जो कि बार बार स्थान ना बदले, एक ही स्थान पर स्थायी रूप से अपनी जीवन व्यर्थ करे, उसे क्या कहते हैं? स्थायी जीवन कहते हैं। यानी हमारे हेडिंग दिया गया है स्थायी जीवन की ओर। हमें स्थायी जीवन की ओर बढ़ना चाहिए, है ना, उस समय की सोच है। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों और झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुरजम होम वर्तमान कश्मीर के में लोग के गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या करते हैं? गर्तवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और इसमें ठंडे के मौसम में सुरक्षित क्या बोल रहा है? इसमें इन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षित मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलती है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्रण बनाओ। आप क्या बोल रहा है? आप गर्तवास का चित्रण बना, तो बना दीजिए। गर्तवास को सिंपल सा है, बना दीजिएगा।
बहुत सी सारी जगह से पत्थर के औजार भी मिलते हैं। इसमें से कई ऐसे है जो पुरापाषाण युगीन उपकरण से भिन्न है, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इसमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मसूर का मतलब ओखली और मूसल एक बोलते हैं तो मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज 1000 साल बाद भी अनोखी और मसूर का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया गया था। इसी तरह के प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते हैं। देखिए ये हथियार है, उस समय पत्थरों का हथियार था। देखिए ये किस तरह है, सिलौट उलट कुछ भी होगा उस समय बनाया गया। यहाँ पर दिया गया है कि नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं। ये जो उपकरण हैं इसी का उपयोग करते थे उस समय। जो भी ये एक पात्र है, ये एक पात्र है, ठीक है। इस पात्र के बारे में यहाँ पर दिया गया है। चलिए पढ़ लेते हैं यहाँ क्या कर रहा है। नवपाषाण युग के प्रास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकार भी किया गया है था। बर्तनों के उपकरणों चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए उपयोग करते लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोगों कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे, ठीक है। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं। एक तरफ जहाँ कई जगह पर स्त्रियां पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम कर रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमायन यहाँ पर लिखें दरमायन और धीरे धीरे खेती और पशुपालन के अपना लिए। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। ठीक है। अपनी जीविका क्या करते थे? चलाया करते थे। मौसम के अनुसार लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने अनुकूल, प्रतिकूल बेकार जगह हो जाएगा, अपने अनुकूल की जगह में रहना पसंद करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, तो सूक्ष्म निरीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। और मेहरगण में जीवन मृत्यु, तो मेहरगण में जीवन की मृत्यु किस प्रकार होती है, यही बारे में हम जानेंगे। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में हम मेहरगण के ढूंढो, यानी अब मानचित्रों में आप जाकर मेहरगण को ढूंढो। ये ईरान जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ के संभवतः यह स्थान है जहाँ की स्त्री और पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी का पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर और हड्डियों को मिलती है। इसमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिलते हैं। प्रत्येक घर में 4 या उसमें ज़्यादा कमरे हैं जिसमें कि कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधित उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों के आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिलती हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतकों के खाने के लिए रखा गया होगा। अन्यथा मतलब कहने का मतलब ये है बेटा कि देखिए पहले समय में जो राजा होते थे, चाहे जो भी होता था, पहले का मरने से पहले भी उन लोगों का सोच था कि जीवन था, ठीक है। तो जहाँ पर मनुष्य को जहाँ पर दफनाया जाता था, उनको उसके साथ उसके बीवी जितना भी संपत्ति था उसके साथ सब चीज़ को उसके साथ दफनाया जाता था। अन्यत्र का मतलब ये हुआ, देखिए अन्यत्र का मतलब ये हुआ कि हमारे भारत के अलावा और कौन कौन से जगह में ये चीज़ें पाए जाते हैं,
इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए अन्यत्र मतलब हम समझ गए हैं, फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी, ठीक है। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। अब एटलस आप कीन लीजिए, वहाँ पर फ्रांस ढूंढो। ये चित्र में फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्र ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इसमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इसमें से जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअरों के गहरे चमकीले रंगों जैसे चित्रण किया गया है। इन रंगों को लो आयक्स और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इनमें चित्रों का उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई काम कारण बता सकते हो? जाहिर सी बात है, इनको बनाने के कारण आप बता सकते हैं। बहुत अच्छा है, देख लीजिए चित्र, देख लीजिए, ये चित्र है आपका, है ना। आप इसमें बोल रहा है कि एक हेडलाइन है कि एक नवीन पाषाणिक पूरा स्थल, ठीक है। एटलस में तुर्की ढूंढो, एटलस में जाकर तुर्की को ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल हरयूक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और इनका प्रयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर से कोरिया तथा भूमध्य सागर से सीपिया। ध्यान रहे कि उस समय की पहिए वाले वाहन की विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवर के पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। जाहिर से बात है कि उस समय परिवहन का विकास नहीं हुआ था। पशुओं का ही परिवहन के रूप में मानकर उनके पीठ पर लाद कर या किसी प्रकार से भी उनको से एक स्थान दूसरे स्थान तक लिया जाता था, यह सामान को, वस्तु को भेजा जाता था। यहाँ पर उपयोगी शब्द को आप देख लीजिए, क्या क्या उपयोगी शब्द आया था। इस पाठ को पूरा पढ़ने में जो सारांश मिला है, जो उपयोगी शब्द है आखेट, खाद्य संग्राहक, पूरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, और ये है। अब क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि कल्पना करो। कल्पना का मतलब होता है एक सोच करो, अपने मतलब सोचो, एक कल्पना करना, है नी। तो तुम आज से 12,000 साल पहले से पत्थर की एक गुफा में रहते हो, ठीक है। मान लो कि तुम रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हारी मम्मा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम्हें उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखा खींचोगे या फिर उसमें से रंग भरोगे। तुम्हारे मम्मा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे। यही है अभ्यास प्रश्न। आओ याद करें जो पढ़े हैं, इसके अनुसार आपको भर देना है, ठीक है। चलिए।